Dear student, today I will discuss the 10th class electric current chapter। तो हम इसमें बेसिकली जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं उन चीज़ों में एक तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकने के चांस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम चल रहे हैं यहाँ से। पहले हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। कंडक्टर मीन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। ठीक है ना। अब ये चार्ज किसके थ्रू फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, क्योंकि हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये जनरली मेटल्स में पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और उनकी वजह से एक करंट हमारे सर्किट में फ्लो होता है और कंडक्टर में फ्लो होता है। ये चीज़ हमको पता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद होनी चाहिए। ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलम। उसके बाद करंट का आई, यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो कि हमारे न्यूमेरिकल करने के काम आता है ये वाला फॉर्मूला। और कूलम उसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं चार्ज को, इसकी यूनिट, और टी यहाँ पर टाइम हो गया। ठीक, इसके बाद हम आगे आते हैं। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पूछता है तो आप लिख देना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर हो गई। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आप लिख सकते हो 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। ठीक, इसके बाद यदि हमको करंट को मेजर करना है किसी सर्किट में तो हमें अमीटर होता है जो करंट को मेजर करता है, तो उसको हम हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 कूलम चार्ज है, वो 2 सेकंड तक फ्लो कराया जाता है किसी सर्किट में। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या लगाएंगे? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर क्यू कितना है? जो कि हमारे को चार्ज दे रखा है 10 कूलम। ठीक है, 10 दे रखा है, आई बराबर 10 अपॉन 2 से इसको डिवाइड किया तो ये यहाँ पर 5 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह रहा है हमारा? वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमारा ये 2 पॉइंट हैं, इनमें हमको चार्ज को ले जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का एक अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ का एक अलग पोटेंशियल होगा इनमें, और जो यहाँ से ले जाने के लिए यहाँ तक हमें जो वर्क करना पड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम वोल्टेज से मेजर करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर B वोल्टेज हो गया, W वर्क हो गया जिसकी यूनिट होती है जूल, और इसके बाद Q है वो तुम्हारा चार्ज हो गया और इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। और ये क्या मेजर करता है? किसी भी सर्किट के ऐसे पैरेलल में लगा देते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, और ये इसके जो टर्मिनल हैं, ये दोनों टर्मिनल हैं, इनके बीच क्या मेजर करता है? ये इनके बीच ये मेजर करेगा तुम्हारा ये दो टर्मिनल हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, तो इनके बीच में लग जाता है यहाँ पर, और ये इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर कर देगा। हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। अब क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो इफ 20 जूल वर्क इज डन टू मूव 4 कूलम चार्ज, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया W अपॉन Q। तो यहाँ पे 20 अपॉन 4 डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कह रहा है? वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो किसी भी कंडक्टर में जो वोल्टेज है, बैटरी लगाई जाती है, वो जो उसकी बैटरी का जो वोल्टेज है वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसमें फ्लो करने वाले कंडक्टर में फ्लो करने वाले
इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बैटरी की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो करंट की भी वैल्यू बढ़ती है, और अगर वोल्टेज की वैल्यू घटा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी घटती है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। इसका फॉर्मूला V=IR, इसका बहुत काम है, ठीक है। और ये जो ये रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम, क्योंकि ये ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इसका ये हो गया हमारा मामला कि भाई ये फॉर्मूला ये बहुत काम का फॉर्मूला है, हर जगह काम आता है। और इसके बीच में एक ग्राफ बनता है। अगर VI ग्राफ की बात करें हम, VI ग्राफ यहाँ पर देखें तो ये V=IR, देखिए इसको थोड़ा सा सीखने के लिए जैसे हमने ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लो ये कलर ले लेते हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। B किस पे लोगे इसको, Y एक्सिस, ये तुम्हारा M हो जाएगा और ये हो जाएगा X एक्सिस। तो हमको यहाँ पर लेना है I X एक्सिस पे और B यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो जो R की वैल्यू है वो V/R आएगी, और V/I बराबर R आ जाएगा। देखो दोबारा से दिखाते हैं थोड़ा सा, ये तुम्हारा, सॉरी एक सेकंड, देखो ये तुम्हारा ग्राफ बनाया हमने ये। अब इसमें क्या करना है कि ये जो ग्राफ बना ये स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये जो B=IR है इसको हमने लिया Y एक्सिस पे, और जो I है इसको ले लिया X एक्सिस पे। तो मैंने क्या किया, B को यहाँ पे लिया, I को यहाँ पे लिया। तो ये जो इसका स्लोप है, जो थीटा एंगल बना रहा है, ये जो स्लोप है ये यहाँ पर R को शो करेगा, M से लिखते हैं स्लोप से, ठीक है। और ये क्या है, R है इसका रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है, जब हम किसी भी सर्किट में बैटरी लगा देते हैं या, ठीक है, या सेल लगा दिया कोई हमने, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं। इससे जितनी एनर्जी हमको यहाँ से दी हुई होती है वो कुछ हीट के रूप में खर्च हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो रही है उसमें क्या है, एक तरीके का हिंड्रेंस है। इलेक्ट्रॉन का टकराना क्या ऑफर कर रहा है, हिंड्रेंस, मतलब रुकावट पैदा कर रहा है। और उस जो रुकावट है इस सर्किट में, जो आप रुकावट देख रहे हो, वो जो रुकावट है बीच में सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने को, उसी प्रॉपर्टी को, इस मटेरियल के उसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके बीच के ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। उनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और नॉर्मली हमने बता दिया है आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। R दे रखा है, I दे रखा है, B पूछ रहा है, तो डायरेक्ट B=IR, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम I की वैल्यू रख देंगे और R की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये दो वैल्यू रख देंगे, 2 × 10, तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा 20, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो चलते हैं अब देखते हैं। रेजिस्टेंस अपोजिट करंट फ्लो, जो मैं आपको बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। मान लो इसमें करंट हम फ्लो करा रहे हैं और इसमें जो रुकावट पैदा कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। R बराबर ρL/A, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आता है। ये जो ये साइन है, जो रो है यहाँ पर आपको, ये जो रो है ये वाला साइन, ये रेजिस्टिविटी को शो करता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, इनकी यूनिट देख लो एक बार। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट तुम देखोगे तो ये तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। रेजिस्टिविटी की ओम इंटू मीटर, लेंथ ऑफ कंडक्टर मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इस वाले हिस्से को बोलते हैं सिलेंडर के इस वाले पार्ट को, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये एरिया वाला होता है, ये πr² सर्किल की फॉर्म में होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। अगर देखो अब इस फॉर्मूले से हमने क्या सीखा, वो देखो, अगर हमारे लेंथ बढ़ेगी, अगर हमारे कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे, अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे
तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि वैसे भी देख ला आर है वो रो एल बाई ए होता है। अब तुम्हें पता ही है एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, एल घटेगा तो आर घटेगा। लेकिन ए है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब ये नीचे वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा। देखो आर में क्या होगा, इसमें जो आपका आर बराबर एल बाई ए है, जो ये ए है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक, इसके बाद कॉम्बिनेशन, जब ये हम डिनोट करते हैं इस तरीके का जो क्वेश्चन करते हैं, तो ये हमारा रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को बताने का एक सिंबल होता है कि भाई इसका इतना रेजिस्टेंस है, इस वाले मटेरियल का इतना रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो हमारे ये 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये R1 मान लो और ये आप ये देखिए दोबारा, ये 2 रेजिस्टेंस दोबारा से लेते हैं, ये 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2। ठीक है, इसकी वैल्यू R1 और इसकी R2 है। अब इनको हम सीरीज में लगा दिए, सीरीज मतलब एक के बाद एक लगा हुआ है, जैसे सीरीज का मतलब होता है यहाँ एक खड़ा बंदा, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा, इस तरीके से खड़े हुए हैं। अब जब इस तरीके से होता है इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो हम क्या डायरेक्टली इनको ऐड कर देते हैं, मान लो इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी 3 ओम है और इसकी 4 ओम है, तो डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका डेरिवेशन भी आता है, तो डेरिवेशन आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें देखो ये 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इसका इक्विवेलेंट ये 1 दे रखा है, 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, इनको आपस में डायरेक्ट ऐड करके ये इसका यहाँ पर आंसर आ गया। इसके बाद आ जाओ पैरेलल रेजिस्टेंस में। पैरेलल में क्या होता है 1/R1, 1/R2 और 1/R3। अगर हमें आर इक्विवेलेंट की बात करनी है तो इस तरीके से हमको फॉर्मूला लिखा जाता है। तो इसका देखो क्वेश्चन देखेंगे उससे समझ में हमारे डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये 6 ओम, 12 ओम और 18 ओम दे रखे हैं पैरेलल में। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे 1/6 रखेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे रखेंगे देखिए, हाँ ये देखिए कि अब हमने रखा 1/6, 1/12 और 1/18। इनका एलसीएम लेंगे तीनों का और सॉल्व कर लेंगे, और जो आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में रखकर हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ी कठिन बात नहीं है, इसके क्वेश्चन आप कर लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले कितने होते हैं अपने, इलेक्ट्रिक पावर का आप एक फॉर्मूला याद रखना, उससे आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। P इक्वल टू B इंटू आई, ये फार्मूला होता है। B होता है यहाँ पे वोल्टेज, I होता है करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर अगर आपको किसी भी चीज़ की कंक्लूड करनी है तो अब इससे ये जो बाकी के फॉर्मूले तुम इजीली बना सकते हो। देखो कैसे, B इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, और हमने फॉर्मूला देखा था P इंटू आई। अब देखो इसमें B की जगह अगर हमने आई आर रख दिया और इंटू आई हो गया, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला ये बन गया, आई का स्क्वायर बराबर आर। अब आ जाओ, अब देखो कहानी देखिए यहाँ पे आइए, ये वाला फॉर्मूला देखना। तो इस वाले फॉर्मूले को देखो, इसमें V इक्वल टू आई आर से आई आर होता है देखो I की वैल्यू क्या होती है P अपॉन आर। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख दो, इस B की जगह, तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन आर, P की वैल्यू। तो ये एक फॉर्मूला याद रख लेना, इससे तुम दोनों बना सकते हो ओम्स लॉ का प्रयोग करके। ठीक है, उसके बाद देखो पावर की यूनिट दुनिया जानती है वाट होती है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हो तुम पावर की यूनिट तो। ठीक है, अब इसके बाद एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला P इंटू टी, कितने टाइम के लिए एनर्जी कंज्यूम होगी, भाई पावर है तो कितने टाइम तक के लिए होगी। 1 किलो वाट आवर क्या होता है, 1000 वाट को जब 1 घंटे तक कंज्यूम किया जाता है तो उसको बोलते हैं 1 किलो वाट आवर यूनिट। 1 किलो वाट आवर 1000 वाट
3600 सेकंड। तो क्या आ गई यूनिट, ये 3.6 × 10। इसको याद रखना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह में काम आ सकता है, काम की चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम्हें याद रख सकते हो, ये वाली बात है, जो ये डब्बा याद रखना। इसके बाद आ जाओ, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही पावर निकालनी है। तो B = I वाला फॉर्मूला निकाल दिया, 400 वाट आ गई। B दे रखा है, I दे रखा है, फॉर्मूला ये होता है B × I। हमने अभी पढ़ा है P = B × I। मल्टीप्लाई करना सभी जानते, नहीं जानते तो भाई सीखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद चलते हैं भाई, रुको एक सेकंड, अभी चलते हैं, वेट करो। अब आ जाओ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। तो आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को जानते हो, हीट एनर्जी निकालने के लिए H = I² RT होता है। अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा गर्म होगा कंडक्टर, क्यों होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, इसमें आपस में कोलिजन होगा। तुम्हें पता ही है, जब कोई चीज़ टकराती है तो कोलिजन होता है, उससे क्या है, वो एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में बन जाती है। तो अगर किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकरा रहे, और ज़्यादा टकरा रहे तो उसकी हीट ज़्यादा होगी, ठीक है। और फॉर्मूले से अगर करना हो तो आपके सामने फॉर्मूला तो है ही सही, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, फ्यूज और बल्ब फिलामेंट, ये आपस गर्म होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें हमारी हीट एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको हम अपने डेली बेसिस एप्लीकेशंस में यूज में ले रहे हैं, हीटर में ले रहे हैं, फ्यूज वगैरह है वो गर्म होकर पिघल जाता है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है, आर की दे रखी है, आई की दे रखी है, आर की दे रखी है, टी की दे रखी है। तो आप फॉर्मूला लगा दो, H = I² × R × T। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 395 × 10, तो 450 जूल्स आ गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस दैट मेल्ट्स इफ करंट एक्सीड लिमिट। ये क्या कहानी है, सुनो, इसकी भी कहानी सुनी लो। इसकी कहानी क्या कहती है, सेफ्टी डिवाइस है एक, जो सेफ्टी करता है किसकी, अगर हमारी लाइन में, हमारे घर पे लगा रहता है बाहर आउटर लाइन में, यदि करंट बढ़ जाता है, यदि लाइन में करंट बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है कि हमारे जो उपकरण लगे हुए हैं, जो अप्लायंसेस हमारे घरों में लगे रहते हैं, वो डैमेज नहीं हो जाए, उसकी जगह क्या है, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये ऐसे वायर का लगा रहता है, ऐसे मटेरियल का, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। अब जैसे ही ज़्यादा गर्म होता है, ये मेल्ट कर जाता है, तो ये ब्रेक हो जाता है, ये दो हिस्सों में टूट जाता है, यहाँ का इलेक्ट्रिक करंट का कनेक्शन खत्म हो जाएगा तुम्हारा भाई। इसके कनेक्शन आपका यहाँ से कनेक्शन खत्म हो जाएगा, बीच में से ये वायर अलग और ये वायर अलग मेल्ट होकर पिघल जाएगा ये। अब उससे क्या है, तुम्हारे लाइन में लाइट नहीं जाएगा, तो जो हमारे एप्लायंसेस जो घरों में लगे हुए हैं कॉस्टली, वो डैमेज होने से बच जाएंगे। घरों में जो लाइट लगी रहती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लगी होती है वो किस में लगी रहती है, तो भाई वो पैरेलल में लगी रहती है। पैरेलल में क्यों लगी रहती है, इसका रीजन ये, अगर सीरीज में लगा दिए तो वोल्टेज सभी जो अप्लायंसेस हैं उनको सेम वोल्टेज नहीं मिलेंगे, और सेम वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे ये अप्लायंसेस लगे हुए हैं, अगर मान लो तुमने सीरीज में लगा दिए, पैरेलल में तो सारे लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है, पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, और सीरीज में जो होता है वो करंट सेम रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि अगर हमने ये सीरीज में लगा दिए घरों में, तो वोल्टेज सेम नहीं मिलेगा। 220 वोल्ट की बैटरी काम कर रही है, मान लो 220 मेन सप्लाई 220 वोल्ट की, तो किसी को 5 मिलेगा, किसी को 10 मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। और अगर पैरेलल में कनेक्शन होंगे तो सबको 220 वोल्ट का ही पावर मिलेगी। इसलिए हमारे जो घरों में है ना, वो कौन से लगे रहता है मामला, ये वाला मामला, ठीक है। अब आ जाओ कहानी में दम, देखो। अब उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है, फ्यूज, मीटर, स्विच बोर्ड, अप्लायंसेस, ये जो हमारे फ्यूज होता है, मीटर होता है, स्विच बोर्ड होते हैं, और अप्लायंसेस ये मेन कंपोनेंट होते हैं जो घरों में लगे रहते हैं। अर्थिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक शॉक्स को रोकती है। अगर ज़्यादा चार्ज आ जाता है तो वो ग्राउंडेड हो जाता है, उसको अर्थिंग बोलते हैं, ग्राउंड में दे देते हैं उस चार्ज को। तो अर्थिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स को रोकने का काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो भाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ पढ़े होंगे आप, खुद से देख लेना बुक से, तो उससे क्या है आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब चलते हैं, फाइंड दी कह रहा, डिफाइन दी ओम्स लॉ, ड्रॉ इट्स ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना, इसका स्टेटमेंट आना चाहिए और इसको डिफाइन करके इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कहानी में, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो ये तुम्हें डेरिवेशन इसका आना चाहिए। हाँ, फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ, R इक्वलेंट बराबर सीरीज के लिए R1 + R2 +
R3 डॉट 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 Rn तक जाते हैं, ठीक है। और पैरेलल में R इक्वलेंट 1/R पैरेलल के लिए इक्वलेंट करके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग विद एन एग्जाम्पल। तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर देना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को करके जाना थोड़ा सा। अब इसके बाद सेकंड विजन हाउस होल्ड, ये तो मैंने बता ही दिया है अभी। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स 3 फॉर्मूला, ये मैं बता चुका हूँ। डिफरेंशिएशन बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटेड दुनिया जानती है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए वो कंडक्टर, जिसमें से पास नहीं हुआ ऐसे तो उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल लिख देना 1-2 आप। एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद अप्लायंसेस, तो ये लिख ही देना। डेराइव फॉर द फॉर्मूला पावर V इक्वल टू IR, ये देख लेना। ड्रॉ नेक्स्ट हाउस होल्ड वायरिंग डायग्राम, ये आपकी बुक में दे रखा है, इसको एक बार डायग्राम को देख लेना और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ लेना, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू। और ये हमारी कोचिंग का नाम आ गया। जय हिंद, जय भारत।